तो अपन शुरू करते हैं आज गैसों का परिवहन, है ना। तो देखो अपने पास में दो गैस है, कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन है वो, अब एक बात बताओ, जो ऑक्सीजन है उसका जो परिवहन होगा वो जो लंग्स एल्वलाई होती है वहां से ऊतकों की तरफ होगा या फिर ऊतकों से कुपिकाओं की तरफ होगा? वो होता है फेफड़ों की कुपिकाओं से ऊतकों की तरफ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन जो होता है वो ऊतकों से लेकर के फेफड़ों तक होता है। वही देखो ऊतकों के अंदर ही तो कोशिकाएं मिलेंगी और कोशिकाएं उस ऑक्सीजन का क्या करती है, उपयोग करती है और क्या बना देती है, CO2 बना देती है। तो CO2 कहां से कहां तक जाएगी, ऊतकों से फेफड़ों तक जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन पहले अपन भरपूर वायु को अंदर खींचेंगे तो वो कहाँ पे जाएगी, फेफड़ों में जाएगी और फिर फेफड़ों से उसको कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। इसका जो परिवहन है वो दो तरीके से हो सकता है। 3% तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा में भी कैसी अवस्था में, गुलित अवस्था में होता है। और बाकी का जो बच जाता है वो कितना परसेंट है, 97%, वो किसके द्वारा हो जाता है, आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में हो जाता है। बाकी बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका जो परिवहन होता है 7% किसके साथ में हो जाता है, प्लाज्मा द्वारा घुली हुई अवस्था में हो जाता है 20 से 25, और इसका एवरेज मतलब 23% किसके द्वारा हो जाता है, आरबीसी। आरबीसी है तो मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में हो जाएगा। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है 70% वो भी होता तो किसके साथ में ही है, प्लाज्मा के द्वारा, लेकिन किसकी फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का 2 तरीके से परिवहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 3 तरीके से परिवहन होता है। तो देखो गैसों का परिवहन जो होता है, अच्छा इसको परिवहन को करवाने वाला जो माध्यम है वो कौन होता है, रक्त होता है। कौन सा होता है, रक्त होता है। अपन अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की और CO2 की, तो जो ऑक्सीजन है वो 2 प्रकार से, पहला तो क्या होता है 97% जो होता है किसके साथ में चला जाता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ में, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, और जो बाकी का जो 3% होता है वो किसके साथ में चला जाता है, प्लाज्मा में घुली अवस्था में। ठीक है, ये जो CO2 होता है इसका 3 तरीके से किया जाता है। एक तो क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ में कितना होता है, ये 20 से 25% होता है। और फिर होता है बाइकार्बोनेट के साथ में। बाइकार्बोनेट में भी किस में साथ जाएगा, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। कितना प्रतिशत, 70%। और तीसरा कौन सा हो जाता है, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, कितना प्रतिशत, 7%। और अगर अपन टोटल बताएं कि प्लाज्मा के साथ में टोटल कितना जाता है तो 77% जाता है। अच्छा ये जो ऑक्सीजन होती है इसका कहां से कहां तक जाएगा, कुपिका से ऊतकों तक, और ये ऊतकों से कुपिका तक। ये समझ में आया भाई? ठीक है, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ में बाइंड करवानी है अपन को, हीमोग्लोबिन के साथ में। तो पहले तो ये बताओ हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता है क्या, हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कितनी सब यूनिट से, उपिकाई कितनी होती है उसमें, 4 होती है। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो कौन सा होता है इसका, हीम, और एक कौन सा होता है, ग्लोबिन। एक तो हीम होता है और एक कौन सा होता है, ग्लोबिन। देखो मैंने दो चेन छोटी बनाई है और 2 बड़ी बनाई है। जो छोटी चेन होती है उनको बोला जाता है अल्फा और 2 बड़ी चेन को बोला जाता है बीटा। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 चेन होती है टोटल, अल्फा 2 और बीटा 2, टोटल 4 चेन होती है। ये हमारा हीमोग्लोबिन है। अगर हम बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चे के हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन पाई जाती है और 2 गामा चेन पाई जाती है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसा सुना होगा ना, वो ये अलग अलग चेन होती है। किसकी चेन है ये,
अमीनो एसिड की चेन होती है। अमीनो एसिड की जो चेन है उसको बोला जाता है पेप्टाइड। पेप्टाइड बोले तो प्रोटीन, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड से। तो देखो ये अगर छोटी है इसका मतलब इसमें अमीनो एसिड कम मिलेंगे, और ये अगर बड़ी है तो इसमें अमीनो एसिड ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, नंबर में आपको बता देता हूँ, इसमें 141 होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं? 100। क्या? नहीं, वो बड़ी होती है। ठीक है, और देखो अल्फा में केवल कितने मिलते हैं? 141 मिलते हैं। बाकी बीटा हो चाहे गामा हो चाहे डेल्टा हो, उन सब में कितने मिलेंगे? 146 अमीनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, ये जो 141 और 146 है वो किसका नंबर लिखा है मैंने? अमीनो एसिड का होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो अमीनो एसिड मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक चेन बना लेते हैं, और इसी चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। तो इसका मतलब जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो बहुलक हो गया है, उसका जो एकलक है वो कौन होते हैं? ये अमीनो अम्ल होते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? अब देखो कभी आपने अगर सुना हो तो ये जो हीम होता है इसमें पाया जाता है Fe+2। क्या पाया जाता है? Fe+2। और हर एक Fe+2 से एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ सकता है। एक Fe+2 से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को परिवहन करवा सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। कितने का? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। आपको अणु और परमाणु में अंतर पता है क्या? एक ऑक्सीजन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? नहीं पता है? कोई बात नहीं है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो, है ना। देखो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को अणु बोला जाता है कि परमाणु बोला जाता है? अणु बोला जाता है, से जुड़ सकती है। लेकिन कई बार आपसे एग्जाम में अगर बाय चांस पूछ लिया जाए कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ सकता है तो क्या बताओगे आप? 4 बताओगे। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ सकता है तो क्या बताओगे आप? अरे 4 से जुड़ रहा है ना। और एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु होते हैं भाई। O2 का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बनती है। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो 8 परमाणु से जुड़ सकता है ना। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ सकता है, या फिर एक हीमोग्लोबिन 8 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ सकता है। ध्यान से क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। फिर एक आ जाता है ऑक्सीजन वियोजन वक्र। क्या आ जाता है? ऑक्सीजन वियोजन वक्र। इससे पहले ये देख लो कि देखो इसने हीमोग्लोबिन ने किससे रिएक्शन करी? ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बन जाता है इसका? HbO2 बन जाता है। इस HbO2 को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कभी आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो उसमें 2 नाम आते हैं, ऑक्सीकरण आता है, एक तो सुना है क्या? ऑक्सीडेशन, और एक होता है ऑक्सीजनेशन। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन में तो देखो ये होता है कि जो ऑक्सीकरण जो अंक होता है, जैसे किसी का 2 है तो वो 3 हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? उसका ऑक्सीकरण हो गया है। लेकिन ऑक्सीजनेशन में, ऑक्सीजनीकरण में क्या होता है? उसका जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है, 2 है तो 2 ही रहेगा। ऑक्सीजनीकरण और एक है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में वो क्या है? बढ़ जाता है, ऑक्सीजनीकरण में नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने इसको अभी मैंने क्या बोला था? मैंने ये नहीं बोला कि इसने इससे के साथ में क्रिया करी, मैंने क्या बोला? इसके साथ में जुड़ा है, बाइंड हुआ है। जुड़ने में और क्रिया करने में फर्क होता है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया नहीं करता है, केवल क्या करता है? जुड़ता है। इसका रीजन क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये इसके साथ में क्रिया कर लेगा ना, क्रिया कर लेगा तो जो आगे जो कंपाउंड बनता है वो स्थायी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्थायी बन जाता है। अगर बताओ मैंने इसको स्थायी बना दिया तो ये जो बना है वो तो कूपिका में बना है। अब ऊतकों में जाके इसको ऑक्सीजन अपन को ऊतकों को देनी है ना। अगर ये स्थायी बन जाएगा तो बताओ वहां पे टूटेगा क्या?
टूटेगा ही नहीं। अब जब टूटेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन अपने ऊतकों को देंगे कैसे, और जब तक ऑक्सीजन ऊतकों को दी नहीं जाएगी इसका मतलब ही क्या हुआ है। तो ये जो बनता है यहाँ पे जो कंपाउंड, ये फिर ये जो यौगिक है वो कैसा बनता है, अस्थायी बनता है। अस्थायी बनने का रीजन क्या होता है, ताकि ये ऊतक स्तर पर जाकर के आसानी से टूट जाए, क्योंकि अगर ये टूटेगा नहीं तो बताओ ऑक्सीजन अलग होगी नहीं, ऑक्सीजन अलग होगी नहीं तो ऊतकों को ऑक्सीजन दी नहीं जाएगी, और ऊतकों के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। तो फिर अपन ने जो भी पूरी रामायण पढ़ी है कि किया है कि ऑक्सीजन को अपन ले रहे हैं अंदर, क्यों कर रहे हैं, ताकि उस कोशिका को क्या पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे। और अगर इसको ही अपन ने स्थायी बना दिया तो बताओ ये टूटेगा नहीं। ऐसा समझ में तो आता ना स्थायी और अस्थायी में क्या फर्क होता है। स्थायी मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और अस्थायी है तो उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन कर लेती है। अपन बोलते तो क्या है कि आरबीसी के साथ में जाता है, लेकिन आरबीसी क्या है, आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, वो इसको लेकर के जाते हैं। क्लियर है क्या भाई इतनी बात? ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूं ऑक्सीजन वियोजन वक्र के बारे में। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया, वैसे तो पढ़ के आए नहीं होंगे बट थोड़ा सा ट्राई करना, कि जो कूपिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। अगर पढ़ के नहीं आए तो अपने पास में नोट्स है उनमें देख करके भी बता सकते हैं ना। कूपिकाओं में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, और ये जो ऑक्सीजन जो आती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमने बनाया है वो कूपिकाओं में बनेगा कि ऊतकों में बनेगा, कूपिकाओं में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में कहां पे जुड़ रही है, कूपिकाओं में जुड़ रही है, और कूपिकाओं के पास में प्रेशर कितना है, 104 है। मतलब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होगा, जो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाएगी। ये मतलब हुआ ना उसका। तो देखो मैंने एक साइड पे तो क्या लिख दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और एक साइड में मैं लिख देता हूं परसेंटेज सैचुरेशन, बोले तो संतृप्तता किसकी, ऑफ हीमोग्लोबिन, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अब देखो आपने दो नाम सुने हैं, एक होता है वियोजन और एक होता है संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब अलग अलग होना। ठीक है, तो मान के चलिए कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में पूरी की पूरी जितनी थी सारी की सारी वो जुड़ी हुई है। तो क्या ये इसके साथ में 100% जुड़ी हुई है, 100% जुड़ी हुई है ना ये। और ये 100% कब जुड़ी होगी बताओ, कूपिकाओं में कि ऊतकों में, कूपिकाओं में जुड़ी होगी। और कूपिकाओं में इसका आंशिक दाब कितना होता है, 104 होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये 50% हो गया है, मतलब कि अब जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 50% जुड़ी हुई है, तो मतलब इसका वियोजन कितना हो चुका है भाई, 50% जुड़ी हुई है तो टूटी कितनी है, 50% जुड़ा है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये इसके साथ में 75% जुड़ी हुई है तो इसका वियोजन कितना हुआ है, 25% हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 25% जुड़ी हुई है तो इसका वियोजन कितना है, 75%। ऐसा समझ में आता है आपको? ठीक है, तो ऐसा ही देख करके आपको इधर बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 100% प्रतिशत है, मतलब सैचुरेशन है, और इधर क्या है, ये प्रेशर है। तो देखो 100 के आसपास तो आएगा 104, तो इसका जो वक्र आता है वो कैसा आ जाता है, एस आकार का आ जाता है। कैसा आ जाता है, एस आकार का आता है। इसको बोला जाता है सिग्मोइड। सिग्मोइड मतलब एस आकार का या फिर सिग्मा। क्या बोला जाता है इसको, सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो 100 है, देखो ये 100% सैचुरेशन हो जाता है इसका, किसके पास में, 104 के पास में।
ठीक है। अब देखो ये अपन मान के चल रहे हैं कि अगर यहाँ पे 100 के आसपास है तो ये स्तर कौन सा कुपिकाओं वाला होना चाहिए। अब जब अपन कुपिकाओं से अंदर की तरफ आते हैं, मतलब हम किधर की तरफ जाने लग गए, यहाँ पे ऊतकों की तरफ जाते लग गए, और जैसे जैसे अपन ऊतकों की तरफ जाते जाएंगे तो बताओ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे अपन अंदर आते जा रहे हैं, बताओ कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? ठीक है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो भी टूटती हुई जाएगी, भाई अंदर जा रहा है तो टूटना ही पड़ेगा ना। अब देखो होता क्या है कि अपन को जो ये काम का है, ये याद रखो इस टाइम पे 50% पे ये 20 है और वो 40 है, तो इनके बीच में कौन सा आ रहा होगा? 30 आ रहा होगा ना। तो ये अपन मान लेते हैं ये कौन सा है? 30 वाला है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, एक वैल्यू होती है जिसको बोला जाता है P50। P50 का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिस पर हमारी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 50% संतृप्त हो रखी है। ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिस पर हमारी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 50% संतृप्त हो रखी है। तो इस P50 की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी आएगी? डेफिनेशन में वापस से बता देता हूँ, 2 बार तो मैं बोल चुका हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जिस आंशिक दाब पर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 50% संतृप्त हो चुकी है। कोई बात नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब, किसका? ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब। तो देखो इधर की साइड में मैंने क्या लिखे हैं? आंशिक दाब लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आंशिक दाब लिखे हैं। और मैंने आपसे पूछा भी क्या है? आंशिक दाब भी पूछा है। तो ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जिस दाब पर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 50% संतृप्त हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाती है। क्या हो जाती है? 30 हो जाती है। कोई बात नहीं है, मैं वापस से लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब वह आंशिक दाब जिस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ 50% संतृप्त हो जाती है। ठीक है भाई। अब देखो हो क्या जाता है कि कई बार ये जो अपने लाइन खींची है ना, ये जो वक्र होता है ये या तो राइट में शिफ्ट हो सकता है या फिर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है। तो अब हमें उन कारकों का पता लगाना है जिसकी वजह से या तो राइट में, अच्छा राइट लेफ्ट देखना आता है, इधर की साइड में जाएगा तो वो कौन सा हो जाता है? अगर मैं इसको बोलूँ तो बताओ ये राइट में हुआ है कि लेफ्ट में हुआ है? राइट में हुआ है, तो इसको बोला जाता है क्या? राइट शिफ्ट। और ये कौन सी साइड पे हुआ है? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको एक साइड का याद कर लेना है और दूसरी साइड का उसके अपोजिट कर देंगे। ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं राइट वाले की, इसमें बस कारक के नाम याद रखने की किसकी वजह से वो राइट में शिफ्ट होता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि जो राइट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब है कि अब हम किधर की तरफ मूव करने लग गए हैं? ऊतकों की तरफ। अब बताओ ऊतकों की तरफ अपन अगर जा रहे हैं तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूटना चाहिए ना, वहां पे जाके ऊतकों के पास में पहुंच चुके हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा कि बनेगा? टूटेगा। टूटेगा तो उसको बोला जाता है क्या? वियोजन। क्या बोला जाता है? वियोजन। मतलब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होगा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वियोजन है वो कूपिकाओं में होगा कि ऊतकों में होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कूपिकाओं में होगा कि ऊतकों में होगा? टूटेगा कहाँ पे? ये कूपिकाओं में तो हमने बनाया है, तो टूटेगा कहाँ पे? ऊतकों में। तो इसका जो वियोजन होता है वो कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। तो देखो टिश्यू में हमें 4 चीजों के बारे में देखना है। एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मतलब CO2 का आंशिक दाब, H+ आयन की सांद्रता, pH,
और टेम्परेचर। इनका मान याद नहीं रखना है, हम देखना है कि कम है या फिर ये ज्यादा है। तो बताइए ऊतकों में मतलब किससे तुलना करनी है अपन को, कूपिकाओं से। तो एक बार आप खोल करके रखो वो, तो मेरे को बताओ कि जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है ऊतकों में, वो कूपिकाओं से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो देखो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है ऊतकों में वो कम होता है। अच्छा CO2 का आंशिक दाब कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। अब देखो H+ का, जो H+ होता है, अब कभी आपने अम्लीय और क्षारीय के बारे में सुना होगा। अम्लीय कब होगा? जब H+ ज्यादा होंगे कि कम होंगे? जब H+ ज्यादा होते हैं तो वो अम्लीय हो जाता है। तो अगर H+ आयन की जो सांद्रता है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि वहां पे जो ब्लड है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो भी क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। अच्छा जब H+ ज्यादा होती है तो पीएच कम होती है कि ज्यादा होती है? केमिस्ट्री का ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि H+ जब बढ़ता है तो पीएच कम हो जाती है। कोई बात नहीं है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसी है, ठीक है। H+ ज्यादा हो जाता है तो पीएच कम हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज को अगर अपन तोड़ना चाह रहे हैं तो हमें उसमें हीट देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, उसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से कारक होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करवा सकते हैं? वियोजन करवा सकते हैं। तो क्या बताएंगे आप? पार्शियल मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होना, CO2 का आंशिक दाब ज्यादा होना, H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होना, पीएच कम होना और टेम्परेचर ज्यादा होना। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन करवाने में। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? लेफ्ट साइड की। किसकी? लेफ्ट साइड की। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन देखो कहाँ पे होता है? ऊतकों में होता है। कूपिकाओं में इसको बनाया जाएगा। ये देखो ये कूपिकाएं हैं, ये ऊतक है। कूपिकाओं में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऊतकों में कम होता है। तो जब यहाँ पे ये जो देखो ब्लड है इसमें क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन मिलेगा। इसमें पहले ऑक्सीजन आएगी और क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बनेगा कहाँ पे? कूपिकाओं में। टूटेगा कहाँ पे? ऊतकों में। क्योंकि अगर जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो स्थायी बनता है कि अस्थायी बनता है? अस्थायी। क्यों? क्योंकि अगर वो बाई चांस मैंने उसको स्थायी बना दिया और वो यहाँ पे पहुंच गया तो बताओ टूटेगा ही नहीं अगर स्थायी है तो, और टूटेगा नहीं तो इसको जो ऑक्सीजन अपन को देनी है वो कैसे दे पाएंगे? तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है? कूपिकाओं में। और इसका टूटना कहाँ पे होता है? ऊतकों में। ठीक है। हाँ तो देखो लेफ्ट साइड वाले के लिए अपन को क्या करना है? उसके जस्ट अपोजिट कर देना है। लेफ्ट साइड के लिए भी पता है, अपोजिट करके लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये देखो लेफ्ट साइड वाला जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? एल्विलाई में। एल्विलाई बोले तो कूपिकाओं में। और कूपिकाओं में बताओ संयोजन होगा कि वियोजन होगा? संयोजन होता है। तो अगर हमें ऑक्सीजन का संयोजन करवाना है हीमोग्लोबिन के साथ में तो बताओ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कूपिकाओं में। तो कूपिकाओं में आप डायग्राम में देख भी सकते हो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और CO2 का कम होता है। तो मैंने या तो उधर का उल्टा कर दो, H+ आयन की सांद्रता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए कि ज्यादा? उधर कैसा हो गया है? ज्यादा है। H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है तो माध्यम कैसा हो जाता है? अम्लीय है। तो इसको अपन कम कर देंगे। अगर H+ आयन कम है तो पीएच कैसी हो जाती है? ज्यादा। और बताओ किसी भी चीज को अगर बनवाना है तो हमें टेम्परेचर कम लगाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी कम है। तो ये कुछ 5 कारक होते हैं जो कि इधर ऊतक स्तर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन करवाते हैं, इधर भी 5 कारक होते हैं जो कूपिका स्तर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का संयोजन करवाते हैं। इसका जो टॉपिक है उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीजन वियोजन वक्र। इसका रीजन क्या होता है? देखो आज तक आपने इस ग्राफ को, कोई भी अपन ग्राफ जो पढ़ते हैं वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? यहाँ से इधर की तरफ पढ़ते हैं।
भाई ये ओरिजिन मूल बिंदु से आगे इधर की तरफ पढ़ा जाता है, लेकिन ये बायोलॉजी का ग्राफ है। बायोलॉजी का ग्राफ जिसने भी इस ग्राफ को बनाया था उसने इस ग्राफ को उधर से इधर पढ़ा है, किधर से, पीक पॉइंट से पढ़ा है। पीक पॉइंट से बनाया था। देखो ये मैंने आपको बताया था 104 के आसपास का है, तो 104 मतलब कौन सा स्तर है, ये कूपी का स्तर कि ऊतक स्तर, कूपी का स्तर। और कूपी का स्तर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है कि टूट रहा है, बन रहा है। तो देखो जब मैं इधर से नीचे आऊंगा मतलब ऊतक की तरफ आऊंगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, वियोजित होती जाएगी ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि जब मैं इधर से इधर मूव करता हूं तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन है वो क्या होती जाती है, वियोजित होती जाती है। क्या होती जाती है, वियोजित होती जाती है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या होता है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र। अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो देखो इधर से तो आप बोलोगे कि सर इधर से तो बन रही है, तो तब तो नाम क्या हो जाता है इसका, ऑक्सीजन संयोजन वक्र होना चाहिए था। लेकिन जिस भी साइंटिस्ट ने इसको पढ़ाया था वो केमिस्ट्री का था, लेकिन इसने ग्राफ किसका दिया है, बायोलॉजी का। तो इसको कहाँ से रीड किया था, ऊपर से नीचे की तरफ रीड किया था, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ठीक है, करिए नोट। ये वाला तो शायद कर लिया था, है ना। आगे लिख लो, ये हीमोग्लोबिन है। हो गया, ये लिखो। हो गया, क्या चीज पाए जाते हैं, अब वापिस से बोलो। हमारे नाक और कान के पास बाल पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे। हाँ, अच्छा इनका क्या काम पाता है, जैसे कि नाक के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं उनको ट्रैप करने के लिए। तो फिर बाय चांस ये नहीं होंगे तो जो डस्ट के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हमारे उसमें नासा मार्ग में चले जाएंगे। वैसे तो इसके अलावा अपने म्यूकस भी पाई जाती है, तो म्यूकस भी ट्रैप कर लेती है। तो ये सारा क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे अपन ने सांस ले रहे हैं ना, सांस के साथ में जो हवा आती है उसके साथ में छोटे छोटे मिट्टी के कण भी तो आ सकते हैं, तो उनको ये रोक लेते हैं ना। जहाँ जहाँ पे भी अपनी जो ओपनिंग्स होती है ना वहाँ पे ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि म्यूकस तो मिलती है। म्यूकस के अलावा जो है ये रोम वगैरह जो होते हैं, हेयर्स छोटे छोटे होते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये करिए नोट, और ये लिख लो कहाँ पे होता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण। कूपी का स्तर पर होता है और इसका वियोजन ऊतक स्तर पर होता है। अच्छा, ये अस्थायी होने का रीजन, ये अस्थायी जो होता है इसका रीजन कारण क्या है, कोई नहीं लिखवा देता हूँ।
देखो अगर ये स्थायी होगा तो ऊतक स्तर पर जाने के बाद में बताओ टूट पाएगा क्या? नहीं टूटेगा। तो रीजन क्या होता है? ताकि ऊतक स्तर जाने पर वियोजन हो पाए। हो गया? हेडिंग लिख देना ऑक्सीजन वियोजन वक्र। हो गया? अब देखो ये तो हो जाता है कि ऑक्सीजन का वियोजन वक्र, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन होती है कि जैसे कि अपन ने बोला था कि कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के साथ में जो 100% है, वैसे तो 100% ही है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन क्या मान के चल रहे हैं, 100% जो ऑक्सीजन है वो जुड़ चुकी है किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे पहुंच चुका है? ऊतकों तक पहुंच चुका है। तो क्या ये जितनी भी ऑक्सीजन को लेके आया था अपने साथ में, क्या सारी की सारी ऑक्सीजन उस ऊतक को दे देता है क्या? नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बाकी की जो ऑक्सीजन रह जाती है ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो 100 ml जो ब्लड होता है अपना, कितना ml? 100 ml ब्लड, वो लेकर के कितनी जाता है? 20 ml ऑक्सीजन लेकर के जाता है। कितने लेके के जाता है? 20 ml ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन ऊतकों को एक बार में कितनी देता है? केवल और केवल 5 ml ही देता है। कितनी देता है? 5 ml। अब ये जो बची हुई जो 15 ml है उसको क्या है? खुद के पास में ही रखता है, ताकि कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं या फिर कई बार अपन मस्कुलर हैवी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना, पेशियों की एक्सरसाइज, जैसे कि अभी मैं नॉर्मल हूँ, अब मैं अभी यहाँ पे भागने लग जाऊँ तो बताओ अचानक से ऑक्सीजन कहाँ से लेके आऊँगा मैं? तो हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो कब दी जाएगी? हैवी एक्सरसाइज के दौरान दे दी जाती है। तो आप एक लाइन लिखिए इसमें, 100 ml रुधिर। अच्छा, ये जो रुधिर होगा शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? शुद्ध होगा, है ना। ब्रैकेट में लिख दो शुद्ध। कोशिकाओं से ऊतकों की ओर, कोशिकाओं से ऊतकों की ओर 20 ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है। 20 ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है। लेकिन ऊतकों को केवल 5 ml ऑक्सीजन ही, ऊतकों को केवल
5 ml ऑक्सीजन ही वितरित करता है, वितरित करता है। बाकी की ऑक्सीजन हैवी एक्सरसाइज वितरित करता है। बाकी की ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख दो 15 ml। हैवी एक्सरसाइज मतलब कि शारीरिक व्यायाम के दौरान वितरित करने के लिए होती है, मतलब 15 ml को अपने पास में रखता है। हाँ, नहीं करेगा तो वो घूमती रहेगी, है ना। कभी कई बार हो जाता है अपने साथ में इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है ना, जैसे कि अपन रास्ते पे नॉर्मली चल रहे हैं ना, पीछे से कहीं से निकल के कोई गाय भैंस आपके पीछे पड़ गई है ना, कोई कुत्ता दौड़ता हुआ आपके पीछे आ गया, वो आपके लिए कंडीशन कौन सी विपरीत परिस्थिति आई होती है ना। आप भागोगे कि आराम से बैठे रहोगे, उधर ही भागना पड़ेगा। तो भागोगे तो बताओ अब अचानक से कैसे, तुम तो चालू हो गए भागना, है ना। तो भागने से हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन तो चाहिए ना। अब भाग किससे रहे हो, पैरों से, तो पैरों में क्या कोशिकाएं नहीं, क्या पैरों की जो पेशियां उनको नहीं चाहिए क्या, है ना। अब अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि ये लेकर के कितनी जा रहा है, 20 ml के लेके जाता है ना। तो उनका मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, नोट करो तो कर लेना। नहीं, डेली रनिंग का क्या उनका, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, उनका जो बॉडी का जो काउंट है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होती है वो इसी हिसाब से हो जाता है, तो उनका 5 ml में काम हो जाता है। जैसे कि अपना अगर अपना कार्डियक आउटपुट की अगर बात करते हैं तो 1 ml में कितना होता है, 5040 होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे जैसे वो रेगुलर जो एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, तो उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही रेगुलेट हो जाता है। जैसे जो नॉर्मल जो होता है, नहीं मैं पहले भी समझ गया था, जो नॉर्मल अपन को, जैसे अपन बैठे हुए हैं, अपन नॉर्मल कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं ना, जैसे कि जो अगर कोई भी जिम जा रहा है तो उसको हैवी एक्सरसाइज बोलेंगे अपन, तो उसका बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करता है। देखो होता क्या है कि जो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितनी ml ऑक्सीजन लेकर के जा सकता है, 1.34 ml ऑक्सीजन लेकर के जा सकता है। वो अपन ने यहाँ पे जो हिसाब लिखा वो 100 ml का लिखा है, तो जो 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन मिलता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। तो बताओ 100 ml ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो 1 ग्राम कितने लेकर के जा रहा था, 1 ग्राम कितने लेकर के जा रहा है, 1.34 ml को लेके जा रहा है, तो 15 ग्राम कितनी को लेके जाएगा, 15 गुना इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आसपास आ जाता है कितने, 20 ml के। वैसे तो 19.8 के आसपास में आता है, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया जाता है, 20 ml। तो ये लेकर के तो कितने का आया है, 20 ml, लेकिन दी इसने कितनी है, 5 ml। बाकी का जो 15 ml है वो अपने पास में रखता है, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट खत्म। अब नेक्स्ट जो बात में बात करते हैं किसका होता है, परिवहन, CO2 का। बताइए CO2 का जो परिवहन होता है वो कितने प्रकार से किया जाएगा, 3 प्रकार से किया जाएगा। अच्छा, ये जो CO2 का जो परिवहन है वो भी किसके थ्रू होता है, रक्त के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है, रक्त के थ्रू। और कहां से कहां तक होगा, कुपिकाओं से ऊतकों तक, या फिर ऊतकों से कुपिकाओं तक, ऊतकों से कुपिका तक, ठीक है। तो देखो इसके 3 मेथड बताए थे मैंने। पहला मेथड तो क्या है, ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ सकता है, तो हीमोग्लोबिन प्लस CO2, है ना। इससे क्या बन जाता है, अच्छा हीमोग्लोबिन प्लस O2, उसको अपन ने क्या बोला था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है इसको, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब बताइए ये भी जो यहाँ पे ये जो यौगिक बनेगा वो स्थायी बनाऊं कि अस्थायी बनाऊं, उसको अस्थायी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस अपन ने नीचे से मतलब ऊतकों से उसको जोड़ के तो भेज दिया है, तो वहाँ पे अगर CO2 अलग नहीं होगी तो बताओ वातावरण में कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसा होता है, अस्थायी होता है।
अच्छा, ये बनता कहाँ पे है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण होता है ऊतकों में या फिर ऊतक स्तर पर। और ये टूटेगा कहाँ पे, इसका वियोजन कहाँ पे होगा, कुपिका पे होता है ना, कुपिका स्तर पर। ठीक है, तो पहला अपन ने बता दिया किसके साथ में जा सकता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ में जा सकता है। और हीमोग्लोबिन के साथ में कितना जाएगा, 23%। ठीक है भाई। जो दूसरा है वो जाता है बाइकार्बोनेट के साथ में। बाइकार्बोनेट के साथ में कितना प्रतिशत जाता है, ये 70% जाता है। देखो होता क्या है, CO2 जो होता है वो पहले अंदर आ जाता है किसके पास में, आरबीसी के पास में। ठीक है, आपको पता है जो आपकी आरबीसी होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, नीचे मान लेते ये क्या है, ऊतक थे, ऊतकों में ये कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं में क्या बन गया होगा, CO2 बन रहा होगा ना। CO2 पहले कहाँ पे आएगा, आरबीसी में आता है, और आरबीसी में होता है क्या, H2O। अब ये जो H2O है इससे क्या कर लेती है, रिएक्शन हो जाती है इसकी। अब मैंने क्या बोला है, बाइंड नहीं करवाया, मैंने क्या बोला है, रिएक्शन। अगर इसका मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो वो किसी ना किसी एंजाइम की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन से क्या बन जाएगा अब, H2CO3। और इस एंजाइम जो होता है इसको बोला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बोला जाता है, क्योंकि अगर मैंने बोला है कि रिएक्शन करवाइए तो रिएक्शन ऐसे खाली बैठे तो होगी नहीं, कोई ना कोई उत्प्रेरक लगता है, एंजाइम लगता है, उसको बोला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि इसको पहले तो अपन ने H2CO3 बना दिया है, फिर वापस से इसका क्या कर दिया जाता है, वियोजन कर दिया जाता है। अब अगर अब टूटेगा तो ये किस में टूटता है, H+ और SCO3- में टूटता है। ठीक है, अब बताओ अपन ने क्या बोला था कि ये जो बाइकार्बोनेट के साथ में जो परिवहन होता है वो आरबीसी के साथ में होता है कि प्लाज्मा के साथ में होता है, प्लाज्मा के साथ में होता है। लेकिन अभी भी ये बना कहाँ पे है, आरबीसी में। और प्लाज्मा कहाँ पे मिलेगा, आरबीसी के बाहर कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी के बाहर मिलता है। तो अभी ये जो SO3- है वो कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर बोले तो कहाँ पे, प्लाज्मा में आ जाता है। अभी बताते हैं कहाँ पे जा रहा है, H+ आरबीसी के अंदर ही रहता है ना, आयनिक बैलेंस को बना लेता है। ठीक है, ये प्लाज्मा में बाहर आया, और आपको पता होगा प्लाज्मा में क्या मिलते हैं, NaCl होता है। ठीक है, ये जो NaCl होता है वो टूट जाता है किसमें, Na+ और Cl- में। किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। अब जो ही वो H3- बाहर आया, बताओ ये नेगेटिव है, और ये खुद को उदासीन करने के लिए पॉजिटिव से जुड़ेगा कि नेगेटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव कौन सा है यहाँ पे, Na+ होता है, और ये बना लेता है क्या, NaHCO3 बना लेता है। अब ये NaHCO3 की फॉर्म में क्या होता है, इसका परिवहन हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे जो लिखा है ना बाइकार्बोनेट, वो एक्चुअल में कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं करना है, वो समझाया मैंने कि कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आएगी। अब देखो जैसे अपन ने SCO3- को बाहर निकाला है, मतलब आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ गए, तो देखो आरबीसी के अंदर क्या होता है, कुछ आयनों की क्या हो जाती है, असंतुलन बढ़ जाता है। तो इसको संतुलन करने के लिए बाहर से हम किसको भेज देते हैं, इस क्लोरीन को अंदर भेज देते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। अब ये जो क्लोराइड शिफ्ट है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, प्लाज्मा से आरबीसी में हुआ है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो क्लोराइड शिफ्ट होता है वो प्लाज्मा से आरबीसी में होता है, लेकिन कौन से वाले आयन के प्रतिक्रिया में हुआ है, तो कौन से वाले आयन की प्रतिक्रिया में हुआ है, क्योंकि अपन ने आरबीसी से पहले कौन सा निकाला था बाहर, SCO3- को निकाला था। तो इसकी वजह से जो असंतुलनता यहाँ पे पैदा हुई थी उसको पूरा करने के लिए अपन ने क्या भेज दिया, वापस से Cl को भेज दिया है। इसको क्या बोला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट। देखो एक ये जो Cl- होता है इसको क्लोराइड बोला जाता है। क्लोराइड को अपन कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोराइड शिफ्ट।
ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, प्लाज्मा से आरबीसी में होता है। ठीक है, जब आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह जब सोल्व करते हो तो आपको एक नाम मिल सकता है, इसको बोला जाता है हैमबर्गर फिनोमिना। क्या बोला जाता है इसको, हैमबर्गर प्रक्रिया बोला जाता है या फिर हैमबर्गर फिनोमिनन बोला जाता है। तो ये कौन सा हो गया है, दूसरा वाला हो गया है। ठीक है, अब जो तीसरा है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है, तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कितने होते हैं भाई, 60%। कर लो नोट, ये करना है क्या नोट, करो। ये जो नाम आपने बोला है हैमबर्गर, इसलिए तो मैंने बोला कि अगर तुम कोई किसी और दूसरी किताब को सॉल्व करते हो तो उसमें मिल सकता है, इसलिए है ना। नहीं आएगा, क्योंकि तुम एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो तुम्हारे अनुसार नहीं आएगा ना। पर ऐसा है ना, अगर जैसे तुमने कोई भी पेपर वेपर देखे उसमें ये मिल गया है ना, तुम क्या बोलोगे, मास्टर ने तो पढ़ाया ही नहीं, इसलिए। अब जैसे कि एनसीईआरटी ने ये भी नहीं दे रखा है कि वो लेकर के कितनी जाता है, 20 ml। उसने डायरेक्ट क्या दे रखा है कि वो देता कितनी है, 5 ml। लेकिन वो पता तो रखो ना कम से कम कि लेकर कितनी जा रहा है भाई, 5 ml कितने में से दे रहा है भाई, वो बता दिया कि कितनी दे रहा है, 5 ml दे रहा है, कितने में से पता ही नहीं। और फिर तुम्हें लगता है कि भाई मास्टर ज्यादा पढ़ा रहा है ना। ये लिख लो, आरबीसी में ज्यादा मिलता है प्लाज्मा में। एक गोले के अंदर तो वो है सेल, ये देखो ऊतक है, ऊतक के अंदर ये कोशिका है, कोशिका में ऑक्सीजन आ रही होंगी और वो क्या बन रहा होगा, CO2 बना रही होंगी, तो CO2 अपन ने इधर भेजा है। कर ले लो, ठीक है। अब सभी लोग एक लाइन लिखो, चलो। जो अपन ने उसके लिए लिखा था ना, ऑक्सीजन के लिए कि जो 100 ml जो रक्त होता है वो कितनी देता है, 5 ml देता है, वैसे ही ये CO2 के लिए भी लिखो
100 ml रक्त। अच्छा, ये जो रक्त होगा जो CO2 को लेकर के जाएगा वो शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। अशुद्ध को ही विऑक्सीकृत रुधिर भी बोला जाता है ना। जो शुद्ध होता है उसको ऑक्सीकृत बोलते हैं और जो अशुद्ध होता है उसको विऑक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड बोला जाता है। लिखिए 100 ml विऑक्सीकृत या फिर अशुद्ध रुधिर ml विऑक्सीकृत रुधिर कूपिकाओं को 4 ml CO2, हाँ 4, हाँ 4 CO2 देता है। देख लिया, एनसीईआरटी निकालो। तो देखो वो एग्जैक्ट कितना आता है, 19.4 आता है ना। क्या ढंग से पढ़ो, क्या है? CO है ना, बताएंगे उस पर। CO है, ये CO2 नहीं है। चारों होते हैं, चारों से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन से जो जुड़ता है वो कैसा होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो जुड़ता है वो भी कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। कार्ब अमीनोहीमोग्लोबिन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो जुड़ता है वो कार्ब ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है। वो कैसा होता है? स्थायी होता है। ठीक है। और अगर ओजोन के साथ में जुड़ेगा तो वो क्या होता है? मेथहीमोग्लोबिन होता है। वो भी कैसा होता है? स्टेबल होता है। ठीक है। तो देखो कभी कभार आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे अपन सिगड़ी वगैरह से तापते हैं, है ना। तो तापते नहीं तापते, अंगीठी जिसको बोलते हैं, सिगड़ी बोलते हैं। अब होता क्या है कि सर्दियों के टाइम पे उसको अगर अपन रूम में लेकर के सो जाते हैं, मतलब सो गए और उसको ही रूम में रख रखा है। अब आपको पता है सर्दियों के टाइम पे होता क्या है कि रूम भी बिल्कुल एकदम बंद रहते हैं। ठीक है। और जैसे कि जो 3 गैस होती है ना, ऑक्सीजन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सबसे ज्यादा जो घुलनशीलता होती है वो किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? और जिस चीज की घुलनशीलता ही ज्यादा है वो बताओ विचलित भी ज्यादा हो पाएगा। ठीक है। तो जब वो सिगड़ी अपन जलाते हैं तो उससे जो आग निकलती है उसमें जो गैस होती है उसमें ज्यादातर गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो एक जहरीली गैस होती है। कैसी होती है? जहरीली गैस है। अब देखो तुमने रूम भी एकदम बंद कर रखा है और आप सो रहे हो, तो क्या अब जब आप सोते रहते हो तो क्या सांस लेना बंद कर देते हो? क्या सांस भी लेते रहते हो? सांस ले रहे हो तो बताओ आपके उस रूम में ज्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि आपने रूम तो बंद कर दिया है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में तो अंदर कम पहुंच पाएगी। तो आपके शरीर में ज्यादा कौन पहुंच जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा पहुंच जाएगी तो ये गैस कैसी है? जहरीली है। तो आपकी दम घुटने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कई बार आपने केस सुने भी होंगे कि सिगड़ी जला करके अंदर रूम लॉक करके सो गए थे, सुबह देखा तो वो उठ ही नहीं पाए। रीजन क्या होता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बंधुता होती है वो या फिर घुलनशीलता होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में ज्यादा होती है। तो बताओ हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन की जगह किससे जुड़ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा। अभी जुड़ जाएगा तो ये गैस आपके शरीर में बढ़ती जाएगी और जहरीली होती है। तो आपको दम घुटने से आपकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो ये लिख दो। हाँ, इसलिए तो बोला जाता है कि जो ऑक्सीजन होती है, जो CO2 होता है ना, ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना
ज़्यादा घुलनशीलता होती है। ठीक है, तो ये एक बार ये क्रम में लिख लो, घुलनशीलता का क्रम। ठीक है।